गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास सिक्स का क्लास सिक्स का नहीं, क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है विजयनगर इन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा। हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 6 जिसका नाम था भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उसमें हमने भक्ति और सूफी के सारे एस्पेक्ट्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन डिस्कस किए थे। इस चैप्टर की टाइम लाइन मैंने ना ये चैप्टर 15 मिनट्स की क्विक रिवीजन में बनाया था, तो उस टाइम पे मुझसे बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम इस चैप्टर की टाइम लाइन बता दो। तो मेरे को पता नहीं क्यों बड़ी अटपटा सा लगा वो, क्योंकि डिस्कशन जब मैं 15 मिनट्स का भी चैप्टर बता रही थी तो मैंने टाइम तो बताया था, लेकिन ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग एक एक टाइम लाइन समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले यही बता देती हूँ कि ये 14th से लेके 16th सेंचुरी के बीच की बात है, और टू बी प्रिसाइज मैं आपको अभी जब डिस्कशन शुरू करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जिस विजयनगरा के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर 7 है हमारा, वो आखिर है कहाँ पे। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से पहले हम एक बार मैप में समझ लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर है कहाँ। तो ये देखिए, ये विजयनगर एम्पायर है अगर आपको दिख रहा हो, और विजयनगर के आसपास बीजापुर, गोलकोंडा। आपको जब मैं आगे डिस्कस करूंगी तो आपको धीरे धीरे ये जगहें भी, इनके नेबरिंग एरियाज के बारे में पता चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको जूम आउट कर देती हूँ, कि ये हमारा इंडिया है। तो इस वक्त जिस हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया के ये वाला पूरा एरिया है। एक इमेज बन जाए ना दिमाग में तो चैप्टर पढ़ने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये एरिया, ये विजयनगर एम्पायर का एरिया है जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए। एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे आप लोग ऑलरेडी इतना सपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो हमने देखा विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में लाई करता है। विजयनगरा और अ सिटी ऑफ विक्ट्री, बोथ अ सिटी एंड द एम्पायर। आज भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर की। तो विजयनगर एक सिटी और साथ ही साथ उसको एक एम्पायर भी कहा जाता है। इस एम्पायर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं हिस्ट्री जान लेते हैं। तो ये एम्पायर 14th सेंचुरी में फाउंडेड बाय अ हेडे इट स्ट्रेच। अब देखिए, हम 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत 14th सेंचुरी में ही हुई थी। कहाँ पे? मोस्टली तब रिवर के आसपास सेटलमेंट्स होती थी, क्योंकि रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। तो यहाँ पे ये रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला, इस एरिया में जहाँ पे कृष्णा रिवर स्ट्रेच हो रही थी, वहां पे विजयनगर एम्पायर फाउंड किया गया। 1565, ये इंट्रोडक्शन नहीं, अब ये एंड है बिल्कुल। इस टाइम तक इस पूरे एरिया को, इस पूरी सिटी को एक तरीके से डेजर्ट कर दिया गया था। यहाँ पे अटैक हुए थे और लोग यहाँ से भाग गए थे। तो ये इसका अंत था।
although it fell into ruin in 17th से 18th centuries. ये बिल्कुल ही खत्म हो गई, लेकिन आज भी ये कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब में जो लोग रह रहे हैं उनकी मेमोरीज में ये एम्पायर आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी एग्जिस्ट करता है ऐसे मेरा मतलब है कि जो वहां के कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब एरिया में लोग रहते थे उन लोगों की मेमोरीज में ये एम्पायर एग्जिस्ट करा। अब इस एम्पायर को हम्पी के नाम से भी रिमेम्बर किया जाता है और ये नाम माना जाता है कि वहां की एक देवी जिनका नाम था पंपा देवी उनसे डिराइव हुआ था। तो विजयनगर एम्पायर को आप बड़े सारे नाम से जान सकते हो, सिटी ऑफ विक्ट्री और हम्पी। हम्पी नाम कहाँ से पड़ रहा है? हम्पी नाम वहां की एक देवी, लोकल मदर गॉडेस, जो वहां के ओरल ट्रेडिशंस थे, क्योंकि हमें ना रिटन एस्पेक्ट थोड़ा कम मिलता है पुराने जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो जो भी ओरल ट्रेडिशंस, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, जो हमें वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अलग अलग चीज़ें मिली हैं, उनको ओरल ट्रेडिशन के साथ कंबाइन करके कि वहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, वहाँ मतलब जो हमें ठोस चीज़ें मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इनके साथ ओरल ट्रेडिशंस जो वहाँ की मान्यताएं चल रही थी उनको मिलाया गया और तब जाके विजयनगर एम्पायर कहीं डिस्कवर हुआ। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन की, ये सोर्स की बात हो रही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोर्स पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ हम्पी। जैसे हड़प्पा का हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, हमने स्तूपास के टाइम पे अमरावती सांची स्तूपा की डिस्कवरी पढ़ी थी, कुछ उसी तरह आज हम पहले इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ सभ्यताएं बहुत अच्छी थी लेकिन उनका कोई हमें सबूत नहीं मिला या हमें तब नहीं पता था पहले, तो वो बाद में जाके जब डिस्कवर हुई तो उनकी भी एक कहानी है, तो हम वो जानेंगे। हम्पी के एरिया में कुछ खंडित चीजें कुछ र्यून्स 1800 के करीब में एक इंजीनियर जिनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उनकी नजर में कुछ आई चीजें। ये तब हम जब 1800 की बात कर रहे हैं तब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज चल रहा है और कर्नल कॉलिन मैकेंजी भी एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एम्प्लॉय थे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में एक बात आप याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जो सर्वे मैप था इस साइट का उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। वहां की जो इनिशियल इंफॉर्मेशन उनको रिसीव हुई, मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट्स ऑफ विरूपक्षा टेम्पल एंड श्राइन ऑफ पंपा देवी। पंपा देवी जी का जो श्राइन है और जो विरूपक्षा टेम्पल, ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ वो गए और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव, क्योंकि चीज़ें ओरल ट्रेडिशन में चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ के प्रीस्ट जो उस मंदिर के पंडित हैं और उन विरूपक्षा टेम्पल के और पंपा देवी श्राइन के, उनको जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उन्होंने उसके बेस पे फर्स्ट सर्वे मैप उस एरिया का बना डाला, क्योंकि वो इंजीनियर थे, उनको ये सब आता था। अब 1800 की बात चल रही है, 1800 से आगे चलते हैं हम 1856। सो 1856 में जाहिर सी बात है थोड़ी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, चीज़ों का विस्तार हुआ। तो 1856 में जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ पे बने थे उनकी पिक्चर्स को कैप्चर किया
इससे क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, जिनको इन चीजों की नॉलेज थी, उन्होंने भी इसको पढ़ना शुरू किया। 1836 में एपिग्राफिस्ट्स ने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस को इकट्ठा किया एंड फाउंड एट दिस अदर टेम्पल्स एट हम्पी। जो ये वाले टेम्पल्स की बात हो रही है, विरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, इन टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शंस मिले उनके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स थे। उन सब जगहों से उन्होंने इंफॉर्मेशन, इंस्क्रिप्शंस जो भी थे, क्योंकि इंस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है जो ओरल नहीं है, वो ठोस हैं, उनको इकट्ठा किया और उन्हें स्टडी करना, उनकी कलेक्शन करना शुरू किया। तो अभी तक हमने जो टाइम की बात की है वो थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो इसलिए मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ। सबसे पहले 1800 में एक कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो कि एक इंजीनियर थे, उनके सामने कुछ चीजें आई जिनसे उन्होंने ओरल जो भी प्रीस्ट थे अलग अलग टेम्पल्स के, विरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, वहां से उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू किया। दूसरी चीज, 1836 में एपिग्राफिस्ट्स ने जितने भी टेम्पल्स थे, एक्सेप्ट नहीं, इंक्लूडिंग विरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, और इसके अलावा बहुत से टेम्पल्स थे, वहां से जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उनको कलेक्ट करना शुरू किया। 1856 में मॉन्यूमेंट्स पे फोटोग्राफर्स उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। उससे क्या हुआ, स्कॉलर्स उसको एक बेहतर तरीके से स्टडी करना शुरू किया उन्होंने। और इन सारे एफर्ट्स जो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में हो रहे हैं, या आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में या अपनी बुक में साइड पे लिख लीजिए। इनसे क्या हुआ, ये ऑर्डर में आपकी बुक में ना आगे पीछे बताया है, तो मैंने ये ऑर्डर में लिख दिए हैं। इनसे फाइनली, इन एफर्ट से हमारे को जो सिटी है या फिर जो एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर, इसकी हिस्ट्री हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। और कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेस थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उनके भी अकाउंट्स देखे गए, और लिटरेचर जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिटरेचर लिखी गई है, ये भी एक सोर्स था। तो सोर्सेज में एक तो टेम्पल की इंस्क्रिप्शंस, दूसरा ओरल टेस्टिमनीज, जो भी ओरल बातें प्रीस्ट्स के थ्रू रिकॉर्ड हुई, तीसरा फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड, और चौथा ये जो लिटरेचर था कन्नड़, तेलुगु, तमिल में। तो हमने चार ओपन एक इंस्क्रिप्शंस की बात की, एक हमने प्रीस्ट्स की जो ओरल मेमोरीज रिकॉर्ड हुई वो, फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे वो वाले उनकी जो अकाउंट्स उनको देखा, और अलग अलग जो लिटरेचर लिखे गए थे। तो ये चार सोर्सेज आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं। ऊपर अगर नहीं भी समझ आए थे सोर्सेज, तो ये आपको ठोस विद एग्जाम्पल समझा दिया गया है, तो अब यहाँ से ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंसेस, जो भी हमें उस वक्त के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं और जो भी हमें वहाँ की बातें पता चली हैं, वो एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि दो भाई हरिहरा एंड बुक्का ने एक्चुअली ये एम्पायर को फाउंड किया था 1336 में। तो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये एम्पायर कब से शुरू हुआ। तो 1336 से 1565 तक जो ये वाला टाइम है, इस टाइम में ये डेजर्टेड हो गया था, लोग भागने लग गए थे, और 17th से 18th सेंचुरी के बीच में तो ये एम्पायर बिल्कुल बस मेमोरीज में रह गया था। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी का टाइम फ्रेम है, मैंने कुछ नहीं बताया कि आप आगे देखो मैम आपने तो गलत बता दिया। तो आपको मैं विद प्रूफ एक बार और दिखा ही देती हूँ कि यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें ये लिखा है 1565 में सिटी वाज सैग्ड ऑल्दो इट फेल इनटू ruin इन 17th से 18th सेंचुरी के बीच में। तो काफी हद तक लोग भाग गए थे वहां से, ये इतने अटैक कर रहे थे, एंड बिल्कुल वो लोग लूट के हमारे जो विजयनगर एम्पायर था इसको बिल्कुल खराब कर दिया था उन्होंने। तो यहाँ के जो लोग थे वो भाग गए थे इस एरिया से, जो आपको अगर मैं बताऊंगी।
तो और बिल्कुल ये एंड ही हो गया था इसका 17 से 18th सेंचुरी के बीच में। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी हुई 1336 से। माना जाता है 2 ब्रदर्स थे जिनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का, उन्होंने किया था। अब एम्पायर में आपको पीपल अलग अलग लैंग्वेज बोलते हुए दिखेंगे, अलग अलग धर्म, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हुए मिलेंगे। एम्पायर के नॉर्थ फ्रंटियर में विजयनगरा किंग के जो कॉम्पिटिटर रूलर्स थे वो थे दक्कन के सुल्तान और गजापति रूलर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 उस टाइम के जो फ्रंटियर में कॉम्पिटिटर्स थे वो थे सुल्तान ऑफ दक्कन और गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा। और इन दोनों को क्या चाहिए था? रिवर वैली पे कंट्रोल, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती थी, यहीं पे ही सेटलमेंट्स हुआ करती थी। तो ये दोनों भी यही चाहते थे, इस एरिया पे कंट्रोल, क्योंकि जिसके पास रिवर पे कंट्रोल है उसका ट्रेड बेहतर होगा, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और अलग अलग स्टेट से इंटरेक्शन भी होगा। तो इसीलिए ये रूलर्स क्या चाहते थे? सुल्तान ऑफ दक्कन और गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा ये इस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। रूलर्स ऑफ विजयनगरा ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग टेक्निक विच दे देन डेवलप्ड the rulers of Vijayanagara borrowed concepts and building techniques which they then developed further. उन्होंने आगे इस आर्किटेक्चर को और ज़्यादा बेहतरीन किया। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, वहाँ बेहतरीन तरीके के आपको काम उनके ऊपर किया गया, आपको हिस्ट्री मतलब आपको वहाँ के मॉन्यूमेंट्स में आपको दिखेगा, ये आप देख ही सकते हैं। कुछ आपको एरिया विटनेस होगा जो कि पावरफुल स्टेट जैसे कि चोला इन तमिलनाडु या होयसस इन कर्नाटका, उनके भी जब टाइम में ये एम्पायर का कुछ पार्ट था तो वहाँ पे भी ये स्टेट और ज़्यादा पावरफुल हुई थी। और यहाँ के जो रूलिंग स्टेट्स थे उन्होंने पैटर्नेज दी थी, वो टेम्पल्स को मतलब मनी दिया करते थे या पैटर्नेज देते थे कि उन्होंने बहुत बेहतरीन टेम्पल्स बने। जैसे बिरहादी सिवारा टेम्पल तंजावर में है और चिन्नकेश्वरा टेम्पल बिल्लौर में, जो कि विजयनगर रूलर्स थे, ये अपने आप को रायाज बोलते थे। Build on these traditions and carried them to literally a new heights. जो कुछ पहले का एरिया विजयनगर एम्पायर का चोला एम्पायर के अंडर आता था, तमिलनाडु के अंडर वाला एरिया या फिर कर्नाटक के एरिया जो पावरफुल रूलर्स के अंडर आते थे, तब भी ये एरिया काफ़ी बढ़ा था। और फाइनली जब विजयनगर एम्पायर का ये हिस्सा बना तो इन रूलर्स ने उसको काफ़ी ट्रेडिशनल, काफ़ी अच्छे से इसको ग्रो किया। और वहाँ के जो रूलर्स थे वो अपने आप को राजा नहीं, वो अपने आप को रायाज कहते थे। ठीक है, अब किंग और ट्रेडर्स, क्योंकि हमने देखा कि रिवर एरिया है और साउथ में सी का एरिया भी पड़ता है, तो ट्रेड तो बेहतरीन तरीके से होता था। अच्छा, एक ये बॉक्स भी ख़त्म कर देते हैं। ये जहाँ पे एलिफेंट्स का लिखा हुआ है, ये देखिए, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड मैन। गजापति का लिटरल मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जिनके पास एलिफेंट्स हों। ये एक रूलिंग लीनिएज थी, ये किंग रूल करते थे उस एरिया में, और ये ओडिशा के एरिया की बात हो रही है। ये एक ट्रेडिशन था जो पॉपुलर था विजयनगर और दिल्ली सल्तनत वाले, डेक्कन सल्तनत वाले एरियाज में भी, लेकिन वहाँ पे इसको अश्वपति या लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता था। और विजयनगर वाले एरिया में ये लोग अपने आप को रायास कहते थे, आर कॉल्ड नरापति और लॉर्ड ऑफ मेन। नर मेन की बात होती तो नरापति, अश्व घोड़ा तो अश्वपति, और ओडिशा में ये लोग खुद तो क्या कहते थे? गजापति, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स वाली टर्म गजापति, हॉर्सेस वाली अश्वपति और मैन नरापति। तो ये एक टर्म थी जो आपको समझ आई होगी, आई होप। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगला पार्ट आगे मतलब अब अगली वीडियो में मैं डिस्कस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12 का चैप्टर 7 जो कि विजयनगर एम्पायर के बारे में है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने एक मैप डिस्कस किया था कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर कौन से एरिया में है, हमने वो चीज़ देखी थी। फिर हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन फेज में कि कैसे हमें सोर्सेस से पता चलता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। हमने उन सोर्सेस के बारे में बात की थी और इसमें टाइमलाइन मैंने आपको डिस्कस की थी कि पहले 1800 में कॉलिन कर्नल मैकेंजी जो कि इंजीनियर थे, उनको कुछ र्यून्स मिले, कुछ खंडर मिले। फिर उसके बाद हमने 1836 की बात की थी मैंने। एपिग्राफिस्ट्स ने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को इकट्ठा किया और उन्होंने काफ़ी सारी फाइंडिंग्स, उनको जो भी चीज़ें मिली टेम्पल्स में, उन्होंने उसके हिसाब से स्टडी किया। फिर हमने 1856 की बात की थी जब फोटोग्राफर्स अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के रिकॉर्ड कर रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे और उसके थ्रू स्कॉलर्स और ज़्यादा स्टडी कर पा रहे थे। जब 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था तो इन्होंने टेम्पल वीरूपक्षा टेम्पल और यहाँ पे ये वीरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वहाँ की लोकल गॉडेस, उन्हें पंपा देवी कहा जाता था। तो उनकी ये श्राइन मिली, उनके इन दोनों सोर्सेस के थ्रू कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने अपनी स्टडी को किया था, जो वहाँ के प्रीस्ट्स, जो वहाँ के पंडित थे, उनके थ्रू। अब हमने ये टर्म्स देखी थी रायाज, नायकाज और सुल्तान। तो हमने देखा कि शुरुआत हरिहरा और बुक्का, ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने माना जाता है कि वो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था। और रिवर जिसके पास होगी उसका ट्रेड बेहतरीन होगा। जो हमने विजयनगर एम्पायर का मैप देखा था तो यहाँ पे सी भी है तो आसपास ट्रेड और ज़्यादा बेहतर होगा। हमने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको एंड में डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। गजापति, गजापति अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा समझ आए, गज तो हाथी को कहते हैं, एलिफेंट को। तो जो उनका लॉर्ड है उन्हें गजापति, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये नाम मेनली जो ओडिशा के पावरफुल रूलिंग क्लास होती थी वही यूज करती थी, रूलिंग लीनिएज। और जो विजयनगर के लोग थे वो अपने आप को रायाज बोलते थे और दक्कन के सुल्तान्स और ये अपने आप को अलग अलग टर्म्स दिया करते थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आर टर्म्ड एज अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्स एंड द रायाज आर कॉल्ड नरापति। अश्व हॉर्स होता है तो जिस लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस अश्वपति और लॉर्ड ऑफ मैन नरापति। तो ये अपने आप को इस तरीके के टर्म्स दिया करते थे। अब हमने आज शुरू करना है किंग्स एंड ट्रेडर्स। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, अगर आप 12th क्लास में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर ये चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा और हमारी डिस्कशन से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आगे की जर्नी को। देखिए, हम लोगों को पता है अगर वॉर की बात हो रही है तो अगर आपको वॉर में जीतना है तो आपके पास एक इफेक्टिव कैवलरी यानी कि बेसिकली सोल्जर्स होने चाहिए, आर्म्ड सोल्जर्स होने चाहिए। उस टाइम पे आज की तरह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अब है वो नहीं थी, लेकिन हमारे पास हॉर्सेस, इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस उस टाइम में माना जाता था कि अरेबिया और सेंट्रल एशिया ये बहुत राइवल किंगडम्स थे। कौन से? एक तो सेंट्रल एशिया और अरेबिया। तो अब आपको अगर वहां से इनिशियली दिस ट्रेड वाज, तो यहाँ के जो राइवल किंगडम्स है ना, ये लोग हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाया करते थे। इन एरियाज से
हॉर्सेस मंगवाए जाते थे। और ये ट्रेड इनिशियली अरब ट्रेडर्स ने शुरू किया था। वहां की एक लोकल कम्युनिटी है जिसका नाम है किदरई चेतस, या फिर इनको हॉर्स मर्चेंट्स भी कहा जाता है। उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं होती थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो एक्सचेंज किया जाता था। कुछ उन लोगों को गोल्ड देते होंगे या अलग अलग चीजें देते होंगे और उनके बदले में उनसे हॉर्सेस लिए जाते होंगे। अब 1498 में और नए एक्टर्स भी आ गए जैसे कि पोर्चुगीज आ गए वेस्ट कोस्ट पे, और उन्होंने अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने अपने मिलिट्री स्टेशन बनाने शुरू किए। जो पोर्चुगीज के पास क्या था, पोर्चुगीज के पास टेक्नोलॉजी थी, और वो अपनी टेक्नोलॉजी, उनके पास उस टाइम पे मस्कट होती थी, और धीरे धीरे ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए उस वक्त के। तो क्योंकि जब तक आपके पास गन्स नहीं है, मस्केट बंदूक नहीं है, तोप नहीं थी हमारे पास उस वक्त, तो हॉर्सेस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, और एलिफेंट्स भी हमारी कंट्री में। लेकिन जब धीरे धीरे पोर्चुगीज ने अपना ट्रेड शुरू किया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे दिखाई, तो हमें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है और इससे तो हम वॉर जल्दी जीत सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गए। विजयनगर माना जाता है कि जो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स की मार्केट थी यहाँ पे। ट्रेड was often regarded as a status symbol for such cities. काफी सारी सिटीज में इसको एक सिंबल माना जाता था, और काफी हाई वेल्दी पॉपुलेशन रहती थी, और उनमें इन चीजों की, स्पाइसेस तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, जो भी पोर्चुगीज आए वो स्पाइसेस के लिए सबसे ज्यादा आए थे। तो इन चीजों की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, महंगी चीजों की, महंगे पत्थरों की, ज्वेलरी की, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। और जाहिर सी बात है ये सस्ते नहीं हैं। अगर आप हाई वैल्यू का कोई गुड खरीद रहे हो या कोई महंगा पत्थर या ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो आपको ये चीजें काफी हाई अमाउंट की मिलेंगी। तो जब आप इतनी महंगी महंगी चीजों का ट्रेड करोगे, तो आपका स्टेट भी तो प्रॉस्परस होगा, क्योंकि आपका ट्रेड की वैल्यू जब बढ़ रही है, आपका ट्रेड बढ़ रहा है, तो आप स्टेट को टैक्स भी दोगे, है ना? तो स्टेट भी ग्रो करेगी। तो ठीक उसी तरीके से कि यहाँ पे भी हो रहा था कि विजयनगर एम्पायर का ट्रेड ग्रो होने से स्टेट भी ग्रो हो रही थी। तो फिर डिक्लाइन कैसे हुआ एम्पायर में? विद इन द पॉलिटी, अब क्या होता है कि जब कोई जगह खाली होती है, कोई पावरफुल प्लेस, राजगद्दी, तो सब अपना क्लेम करने आ जाते हैं कि हम हिस्सेदार हैं, हम पावर के, मतलब हमें मिलनी चाहिए ये पावर। एंड इसी तरीके से सब पावर को क्लेम करते थे। रूलिंग लीनिएज एज वेल एज मिलिट्री कमांडर्स, वो भी अपने आप को क्लेम करते थे कि उनका विद इन द पॉलिटी पावर को क्लेम करते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डायनेस्टी जिसने विजयनगर एम्पायर में रूल किया वो थी संगमा डायनेस्टी। इनका कंट्रोल 1485 तक था। उसके बाद आए सुलवाज। ये बेसिकली संगमा डायनेस्टी के ही मिलिट्री कमांडर थे, और इन्होंने हरा दिया इनको, और फिर 1503 तक ये पावर में रहे। बाद में इनको तुलवाज, जिस डायनेस्टी से कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे, वो डायनेस्टी पावर में आई। कृष्णदेव राया ये एक ऐसे रूलर माने जाते हैं जिनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड हुआ, यानी कि बढ़ा, और इन्होंने उसे कंसोलिडेट भी किया, संभाला भी और बढ़ाया भी। लैंड बिटवीन तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो पूरा एरिया था वो एक्वायर्ड बाय द रूलर्स
ये वो टाइम था जब तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया रूलर्स ऑफ ओडिशा को हरा दिया गया था। पॉइंट वाइज याद कर लेना कि पहला जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया था, दूसरा ओडिशा के जो रूलर्स थे उनको हरा दिया गया था, बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी काफी सारी हार इस वक्त में कब मिली, जब कृष्णदेव राया रूलर थे, राया थे, मतलब अपने आप को राया बोलते थे ना, किंग्स नहीं बोलते थे। ऑल्दो किंग रिमेन्ड इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हमेशा रही। कृष्णदेव राय के टाइम पे पीस और प्रोस्पेरिटी इस एरिया में हमेशा रही। काफी सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स, फाइन साउथ इंडियन टेम्पल्स उन्होंने बिल्ड भी करवाए। माना जाता है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ एक सब अर्बन टाउनशिप जो कि विजयनगर एम्पायर के पास एक छोटा सा जगह थी जिसका नाम नगलापुरम था। उनकी मदर के नाम के ऊपर ही उन्होंने इस जगह का नाम रखा। वो भी कृष्णदेव राया ने ही फाउंड किया था। अब बाद में क्या हुआ, कृष्णदेव राय की डेथ हुई 1529 में, और उनके बाद जो उनके सक्सेसर यानी कि उनके बेटे जब पावर में आए तो विद्रोह हो गया, रिबेल हो गया नायकास या मिलिट्री चीफ्स में, क्योंकि सबको लगा कि क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उनके सक्सेसर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो सबने रिबेल किया कि ये नहीं हमारे राजा बन सकते। और 1542 में एक नई रूलिंग लीनिएज आई जिसका नाम था अरविंदु। ये 17th सेंचुरी के अंत तक पावर में रहे। मिलिट्री एम्बिशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ विजयनगरा एज वेल एज दिल्ली सल्तनत रिजल्टिंग इन शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स। अब क्या हुआ, अब सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले आप डायनेस्टीज देख लीजिए कौन सी आई थी। सबसे पहले संगमा डायनेस्टी आई थी, एक मिनट, हाँ सबसे पहले आई है संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के बाद आई सोलवास, सुलवास के बाद तुलवास, तुलवास के टाइम पे कृष्णदेव राय आए थे, एंड इनके बाद आई अरविंदु डायनेस्टी जो कि 17th सेंचुरी तक रही। अब इनके टाइम पीरियड्स के साथ आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रूलिंग लीनिएज के बारे में, एम्पायर के बारे में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब जब हमने विजयनगर एम्पायर का मैप देखा था तो आप उसके आसपास देखोगे नेबरिंग एरियाज में बीजापुर है, गोलकोंडा है, ये इनके नेबरिंग एरियाज हैं। अब आपको ये चीज यहां से पता चलेगी कि एक अलायंस हुआ, सुल्तान्स जो सारे के सारे थे वो विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट मिल गए, उनको विजयनगर एम्पायर को हराने के लिए। ये कब की बात है, 1565 की। दो रूलर्स आपको विजयनगर एम्पायर में याद रखने हैं, एक है कृष्णदेव राया जिनके बारे में हमने ऊपर बात की, और दूसरे हैं रामा राया। ठीक है, रामा राया के बारे में अब मैं बात करने वाली हूं। ये चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के। इन्होंने आर्मी बैटल लड़ी जिसका नाम था रक्षसी तंगड़ी, जिसको तालीकोटा भी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब ये बैटल हुई। ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऊपर से नीचे तो काफी सारी बैटल्स हुई होंगी, लेकिन इसी का मेंशन किया गया क्योंकि ये वो टाइम था जब सारी आर्मीज बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोंडा की, आप मैप में देख सकते हो, ये बीजापुर है, ये गोलकोंडा है और ये अहमदनगर है। इन तीनों की आर्मीज मिल के विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट खड़ी थी और इन्होंने ये बैटल लड़ी। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये लोग जीत गए और विजयनगर एम्पायर को आर्मी सैक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। सिटी को बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया और धीरे धीरे एम्पायर का फोकस ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो यहां से इसीलिए ये राक्षसी तंगड़ी बैटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, जो अरविंदु डायनेस्टी थी वो पेनुकोडा से लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी, इस एरिया में वो कंट्रोल उनका शिफ्ट हुआ। ये देखिए चंद्रगिरी ये रहा, ठीक है। तो ये वाले एरिया की यहाँ पे बात हुई है, किसकी डायनेस्टी में? अरविंदु डायनेस्टी के। अब जो आर्मीज ऑफ सुल्तान हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे विजयनगर को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन सुल्तान्स और रायाज जो यहाँ के राजा होते थे उनमें हमेशा डिफरेंसेस नहीं होते थे, कभी कभी उनके बीच में अच्छे रिलेशंस भी होते थे। एग्जाम्पल के तौर से जब सपोर्टेड सम ऑफ द क्लेमेंट्स ऑफ पावर इन द सल्तनत, उन्होंने एस्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम ये टाइटल लिया, टुक द प्राइड इन द टाइटल। सिमिलरली ये कृष्णदेव राय की बात हो रही है, उन्होंने ये टाइटल लिया। और सुल्तान ऑफ बीजापुर, जब सक्सेशन में डिस्प्यूट्स हो रही थी, कृष्णदेव राय की डेथ हो गई और उसके बाद कौन राजा बनेगा कौन राया बनेगा इस पे लड़ाई हो रही थी, तब स्टेबिलिटी रखने के लिए ऑफ सल्तनेट्स एंड वाइस वर्सा, इट वाज एडवांटेजियस पॉलिसी ऑफ रामा राया हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट द अदर टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसाइसिवली डिफीट हिम। तो ये रामा राया की पॉलिसी थी। पहले दो अलग अलग बातें चल रही हैं, इसमें सबसे पहले जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की जो डिस्प्यूट चल रही थी कि अब राजा कौन बनेगा कृष्णदेव राय की डेथ के बाद। और जो विजयनगर के किंग्स थे वो स्टेबिलिटी चाहते थे, पर उस टाइम में रामा राया ने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि वो एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान से लड़ा दें, लेकिन ये बात उन्हीं पे ही भारी पड़ गई एंड डिसाइसिवली डिफीट हिम। और बाद में क्या हुआ, सुल्तान कंबाइन हो गए और उनको ही हरा दिया। रायाज एंड द नायकास जो पावर एक्सरसाइज करते थे एम्पायर में, वो मिलिट्री चीफ्स भी थे। आपने जब डायनेस्टीज में पढ़ा तो मैंने आपको सेकंड डायनेस्टी में बताया था कि वो मिलिट्री चीफ थे बट बाद में राजा बन गए। तो जो मिलिट्री चीफ होते थे उनका किलों पे, आर्मी पे एक काफी अच्छा सपोर्ट उनका होता था, मिलिट्री और आर्मी उनको सपोर्ट करती थी। चीफ्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और उनके साथ किसान भी मूव करते थे कि किसान एक फर्टाइल लैंड ढूंढते थे जहां पे वो रह सके। इसीलिए चीफ्स के साथ प्रेजेंट्स भी एक जगह दूसरी जगह जाया करते थे। इन चीफ्स को नायकास कहा जाता था। ये लोग तेलुगु या कन्नड़ बोला करते थे और जो किंग होते थे ये उनकी अथॉरिटी को मानते थे। कौन मानते थे? नायकास। बट कभी कभी ये रिबेल कर देते थे और मिलिट्री की इनके पास होती थी, आर्मी का सपोर्ट इनके पास होता था, फोर्ट की पावर इनके पास थी, तो कभी कभी ये किंग के अगेंस्ट विद्रोह भी कर दिया करते थे। एक सिस्टम था विजयनगर में अमारा नायका, ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन था जो विजयनगर एम्पायर में यूज किया जाता था। ये फीचर जो इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में चलता था वहीं से ही इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके विजयनगर में यूज किया जाता था। अमरा नायका ये वो सिस्टम था, मिलिट्री कमांडर्स को टेरिटरीज दी जाती थी जो कि वो गवर्न करते थे। ये टेरिटरीज कौन देता था इनको? राजा देते थे। इन लोगों को क्या करना होता था? टैक्सेस कलेक्ट करने होते थे, जो भी अलग ड्यूज होते थे किसानों से, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, उस जगह पे कोई भी टैक्स इकट्ठा करना है वो कौन करेगा? मिलिट्री कमांडर्स करेंगे। अब जो उन्होंने टोटल टैक्स इकट्ठा कर लिया उसमें से कुछ पार्ट वो अपने पर्सनल यूज के लिए रखते थे और अपने हॉर्सेस और एलिफेंट्स मेंटेन करने के लिए, बाकी का वो राया यानी कि जो विजयनगर के किंग हैं उनको दे दिया करते थे। जब भी विजयनगर के किंग को कोई जरूरत पड़े तो ये लोग उनकी हेल्प में भी आया करते थे। कुछ रेवेन्यू
टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर खेतों में पानी पहुंचे इस काम के लिए भी कुछ रेवेन्यू यूज किया जाता था। अमरा नायकास जो होते थे ये ट्रिब्यूट देते थे किंग को हर साल, और पर्सनली जब भी ये कोर्ट जाया करते थे, जब भी किंग से मिलने जाते थे, तो ये गिफ्ट्स लेके जाते थे अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम कितने लॉयल हैं किंग की तरफ। किंग जैसे कभी कभी अगर एक जगह पे कोई इंसान बहुत टाइम तक पावर एक्सरसाइज करेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो कभी कभी वो ये भूल जाएगा कि मेरे ऊपर किंग भी है और वो खुद ही को किंग मानने लग जाएगा। तो किंग कभी कभी अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए इनको ट्रांसफर भी कर दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बट 17th सेंचुरी के टाइम में ये नायकास काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। शायद इन पे इतना बेहतर कंट्रोल नहीं रहा था, उस वक्त अरविंदो डायनेस्टी थी, तो इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए, और जो सेंटर था जहां पे रायाज या किंग्स होते थे उनका कंट्रोल कोलैप्स हो गया, क्योंकि उनकी पावर अब उनके पास रही नहीं, नायकास के हाथ में सारी पावर आ चुकी थी। अब विजयनगर द कैपिटल एंड द इन्वायनर्स। विजयनगर का अगर आप कैपिटल देखो तो एक फिजिकल लेआउट था और एक ब्यूटीफुल स्टाइल था। आपको विजयनगर एम्पायर में ये देखेंगे अगर आप इस वाले में प्लान ऑफ विजयनगर में, तो ये देखो ये रॉयल सेंटर है, ये अर्बन कोर है, ये सेक्रेट सेंटर है, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह होंगे, ये देखो ये रिवर तुंगभद्रा बह रही है यहाँ पे, ये हम्पी है। तो प्रॉपरली प्लान्ड था और बहुत अच्छे से इसका लेआउट किया गया था। इसमें हम वाटर रिसोर्स की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हमने नायकास के टाइम पे भी देखा था कि कुछ अमाउंट इरिगेशन पर्पस के लिए भी दिया जाता था, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया जाता था और इरिगेशन के लिए भी दिया जाता था। अब सबसे पहले तो विजयनगर एम्पायर की जो लोकेशन थी वहां पे रिवर तुंगभद्रा फ्लो करती थी, तो यानी कि वो वाला एरिया बहुत फर्टाइल होगा नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन में, और स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स अराउंड द सिटी। काफी सारे झरने भी बहते थे जो रिवर से नीचे आते थे फ्रॉम द रॉकी आउटक्रॉप्स। अब रिजर्वायर्स बनाए गए थे ताकि उस पानी को इकट्ठा किया जा सके और बाद में उस पानी को इस्तेमाल भी किया जा सके। रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि पानी को बचाया जा सके एक टैंक के एरिया में या एक रिजर्वायर के तरीके से, ताकि वो बाद में यूज किया जाए। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कमलापुरम टैंक। Water from this tank was not only irrigated fields but channel center of royal center, वहां पे भी पानी इस टैंक से पहुंचता था। तो ये टैंक बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और नहर या कैनाल इंपॉर्टेंट थी, वो थी हिरिया कैनाल। कैनाल जो तुंगभद्रा रिवर और आसपास के एरियाज थे वहां पे कल्टिवेट करती, मतलब पानी पहुंचाया करती थी, और सेपरेटेड द सीक्रेट सेंटर, एक एरिया को दूसरे एरिया से भी डिवाइड करती थी फ्रॉम अर्बन कोर। ये आपको मैंने ऊपर ही दिखाया था, अभी यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर बह रही थी। अब इसमें देख लेते हैं हरिया कैनाल कहाँ है। वो बेसिकली अर्बन कोर को सीक्रेट सेंटर से डिवाइड कर रही थी। इस तरीके से हिरिया कैनाल को बनाया गया था। तो आप देख रहे हो कि पानी को प्रिजर्व काफी अच्छे से किया जा रहा था, क्योंकि पानी आपको कल्टीवेशन के लिए भी चाहिए और ऑब्वियसली हमारी लाइफ के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। और ये कब बनाई गई थी? ये संगमा डायनेस्टी के टाइम पे ये कैनाल को बनाया गया था। तो दो बातें आपको याद रखनी है, कमलापुरम टैंक और एक हिरिया कैनाल। आसपास फोर्टिफिकेशन भी किया गया था प्रोटेक्शन के लिए सिटीज में। अब अब्दुल रजाक जो कि माना जाता है एक अम्बेसडर थे, पर्शिया के रूलर ने उनको भेजा था 15th सेंचुरी में। वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन किलाबंदी को देख के बहुत इम्प्रेस हुए थे
और उन्होंने कहा था मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स। उन्होंने ये कहा कि ना ही सिर्फ सिटी बल्कि जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड और फॉरेस्ट्स है ना, उनके आसपास भी फोर्टिफिकेशन है। ये बड़ी अलग सी चीज थी, क्योंकि आपको मोस्टली किलों में या जहाँ पे लोग रहते हैं उनके आसपास आपको बड़ी बड़ी दीवारें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स के आसपास भी दीवारें मिलती हैं। सबसे बाहर की जो दीवार है वो हिल सराउंडिंग द सिटी, उस वॉल को वो लिंक करती है, और कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड। अब देखो, आपको वहां की जो आपको बड़ी बड़ी सी फोर्टिफिकेशन किलाबंदी दिखेगी, उसमें कोई मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज किया गया है। जैसे कि एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक के बीच में हम लोग सीमेंट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ था। उनकी टेक्निक में उन्होंने कोई सीमेंट नहीं यूज की थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को इस तरीके से शेप करके हेल्ड किया गया था। तो ये उनकी एक अलग सी टेक्निक थी। और मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट फोर्टिफिकेशन वाज एग्रीकल्चरल ट्रैक्स, कि ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल ट्रैक्स भी फोर्टिफिकेशन के अंदर ही थे। अब्दुल रजाक ने ये नोट किया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉल देयर आर कल्टीवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो खेत हैं वो भी फोर्टिफाइड है, ताकि कल को अटैक हो तो आपके खेत भी आपके पास कंट्रोल में हो, और कोई वहां से आएगा जब तक आपके किले के एरिया तक या किंग के फोर्ट के आसपास, तब तक वो पहले ही तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट सर्किट जो पहला है, उसको आपको वहां से आपको सिटी में एंटर करने के लिए काफी ग्रेट डिस्टेंस चलना पड़ता है, और वहां पे चावल सो किए गए हैं, गार्डन्स हैं और पानी है जो कि लेक से आता है। तो जब वहां से आप इतना दूर तक कोई बाहर से एनिमी आएगा तो वो वैसे ही तैयार हो जाएंगे अंदर की आर्मी कि अच्छा हम पे अटैक हो रहा है। देखिए, इस तरीके से गेटवे फोर्टिफिकेशन किया गया था। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी इन एविडेंस को फाउंड किया है कि आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चरल ट्रैक्स सीक्रेट सेंटर और अर्बन कोर के बीच में भी बनाए गए थे, और प्रॉपर कैनाल सिस्टम था जो कि वाटर को ड्रॉ करता था रिवर तुंगभद्रा से और इन एरियाज तक भेजता था। अब आपका व्यू क्या है? आपकी बुक पूछ रही है कि क्यों इन्होंने एग्रीकल्चरल ट्रैक्स को भी फोर्टिफाइड एरिया में इनकॉर्पोरेट किया। क्योंकि जब भी कोई अटैक करता है तो सबसे पहला उनका ये होता है कि हम इनको भूखा, अगर कोई स्टार्व हो जाएगा तो फाइनली सबमिट कर देगा। अगर आप एक किले में बंद हो और बाहर आपकी आर्मी खड़ी है, आप किले का दरवाजा मत खोलो। किले इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो नहीं तोड़े जा सकते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो आर्मी बाहर ही खड़ी है। लेकिन अंदर अगर वाटर खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, तो एंड में हार के आपको अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी। तो यही चीज, क्योंकि आर्मी ना काफी महीनों, काफी इवन एक साल, एक काफी वक्त तक खड़ी रहती है, तो उन हालातों के लिए भी इस चीज को वहां के रूलर्स ने प्रिपेयर किया था। बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बनवाई थी ताकि अनाज काफी समय तक अंदर रहे, लोग इसके कारण कभी वो हारे ना। तो विजयनगर एम्पायर के लोगों ने, रूलर्स ने एक्सपेंसिव टेक्निक, क्योंकि आपको इतने बड़े एरिया के आसपास किले बंदी करने में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को यूज किया कि हम पूरी की पूरी खेतों को ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरी लाइन फिर आपको अंदर कोर में दिखती है, अर्बन कॉम्प्लेक्स में दूसरी लाइन। तीसरी लाइन आपको दिखेगी रॉयल सेंटर में, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और हाई वॉल्स आपको इस एरिया में दिखेंगी। फोर्ट को एंटर करते ही आपको बहुत बड़े बड़े दरवाजे मिलेंगे जो सिटी को सीधा एक सड़क से कनेक्ट करते हैं। ये एक बहुत अलग फीचर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि दरवाजे से सीधा सड़क जा रही है।
डिफाइंड द स्ट्रक्चर रेगुलेटेड। गेटवे के ऊपर एक आर्च थी और एक मतलब डोम तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, ये ऊपर गेटवे था। तो ये देखो गेटवे के ऊपर एक डोम तरीके का स्ट्रक्चर है, ये गेटवे ही है क्योंकि आसपास दीवार है और एंट्री की एक यही जगह है। तो इस तरीके का एक डोम आर्च जैसा ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता था दरवाजों पे, और ये माना जाता है कि तुर्किश के वहां का फीचर है इंडो इस्लामिक आर्ट का, और शायद ये उस वक्त वहां के लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में अलग अलग जगहों पे यूज हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि रोड्स जो कि शहर के अंदर होती थी वो उनके बाहर तक मतलब ऐसे सड़क प्रॉपर सिस्टम प्लानिंग से बनाया गया था। अब ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवे एज वेल एज पेवमेंट्स, अब रोड्स को जनरली इस तरीके से बनाया जाता था कि अराउंड द वैली अवॉइडिंग रॉकी ट्रेन्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बाजार के एरिया तक एक्सटेंडेड होती थी। टेम्पल वाले एरिया में भी आपको रोड्स दिखेंगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस चीज को किया गया था। तो अगर आपसे इस पूरे में आपसे भी पूछें तो आपको सबसे पहले तो वॉल्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यही बनता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को क्यों इन्होंने फोर्टिफाइड किया होगा, वॉल उसके आसपास क्यों बनाई होगी, तो वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब आगे का जो हमारा फीचर है वो अब हम इस अर्बन कोर को, ये वाला जो एरिया है इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर वॉल थी, सेकंड लेयर यही थी। तो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज थी, कौन से लोग रहते थे, अर्बन कोर को अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने रोड्स अलग अलग और उनके कैसे वॉल्स थी, उसमें कोई सिमेटिंग एजेंट नहीं था। अब्दुल रजाक को भी आप मेंशन करेंगे कि वहीं से हमें पता चला है। डोरवेज के ऊपर एक डोम तरीके का स्ट्रक्चर होता था। उन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के आसपास वॉल्स क्यों बनाई, और जो ये डोम स्ट्रक्चर था ये इंडो इस्लामिक और तुर्किश सुल्तान्स का वहां का फीचर हमें स्टाइल ये दिखता है। अब अर्बन कोर में क्या था और कैसे था ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। हम चैप्टर 7 द इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी टाइमलाइन है 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक काफी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था कि जो विजयनगरा है उसको अ सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन के बारे में हमने देखा था कि स्ट्रेच्ड फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। फिर हमने देखा था कि हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई, तो उसमें आपको 3 डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 1800, 1856 और 1836। ठीक है, तो सबसे पहले जो वहां के टेम्पल्स थे, वीरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे उन्होंने उन जो प्रीस्ट थे, वहां के पंडित थे, उनके थ्रू जानने की कोशिश की कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर किस तरीके का रहा होगा। फिर ये जो ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि 2 भाई हरिहरा एंड बुक्का, इन्होंने 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया होगा। एंड फिर हमने इसमें अलग अलग डायनेस्टीज देखी थी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, और ये लोग अपने आप को राया बोलते थे। और जैसे हमने गजापति देखा जो एलिफेंट्स के
लॉर्ड हैं उन्हें गजापति कहा जाता है, अश्वपति और नरापति जो ह्यूमन के लॉर्ड हैं। तो हमने इसे देखा और फिर हमने देखा था कि सुल्तान ऑफ बीजापुर और कैसे एक कंबाइन फाइट हुई थी अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर, जिसको राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। उसमें कैसे उन्हीं के अगेंस्ट, विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट वो बैटल हुई थी। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि एक यूनिक फीचर जो विजयनगर एम्पायर का था कि सिर्फ फोर्ट या अर्बन एरिया नहीं बल्कि जो खेत का एरिया होता है उसके आसपास भी वॉल थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था जो विजयनगर में हमें दिखा कि गेटवे इन अ फोर्टिफाइड वॉल, और हमने उसके ऊपर एक टोम तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। तो ये इसमें इस्लामिक टच था। वो सब हम फर्स्ट कोर सेकंड कोर हम लाइन बाय लाइन वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अर्बन कोर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अर्बन कोर दिखा देती हूँ कि वो कहाँ है, तो थोड़ा सा ना रिलेट कर पाओगे। आपकी बुक का चैप्टर 156 है, ये आप एरिया देख रहे हो, ये है अर्बन कोर। और अब हम इस एरिया की बात करेंगे, ये है रॉयल सेंटर, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो राया, क्यों किंग नहीं कहते खुद को, और उनकी जो रॉयल फैमिली होगी वो रहते होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्रेट सेंटर है, तो यहाँ पे आपको टेम्पल्स और सीक्रेट प्लेसेस, जैसे वहाँ की लोकल गॉडेस पंपा देवी थी, तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें मिलेंगी। तो अब हम अर्बन कोर की बात कर रहे हैं। तो अर्बन कोर जैसे कि हमें हर जगह पे आपको रोड्स दिखेंगी, वहां पे गेटवे है, गेटवे के कनेक्टेड रोड्स हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिखेगी आपको। लेकिन आपको अर्बन कोर में आर्किटेक्चरल एविडेंस ऑर्डिनरी घरों पे नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी जो घर है, मुझे घर इससे ज्यादा सुंदर बनाना नहीं आता, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल से घर हैं। कुछ कुछ जगहों पे हमें चाइनीज पोर्सिलेन भी मिलता है। अब ये क्या चीज है? बेसिकली बर्तन, चीनी मिट्टी की आप कह सकते हो। ये देखो, ये उनके कुछ टूटे हुए खंडर से हैं, बर्तन था वो टूट गया तो उसके कुछ हिस्से हैं। तो कुछ एरियाज में हमें ये मिलते हैं, यानी कि तब तो ये टूटे हुए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तब सपोज एक बर्तन है तो वो प्रॉपर अच्छे से बनाया गया होगा, तो उनके पास रहा होगा। तो माना जाता है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे थोड़े रिच ट्रेडर्स रहते थे उनके पास ये सब चीजें होंगी। हमें ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, हमें टोम्स दिखते हैं, मॉस्क दिखती हैं, और जो यहाँ के मंडपास थे वो भी हमें रिजेंबल करते हैं। वैसे आर्किटेक्चर जो आपको इन जगहों का दिखेगा वो वैसा ही है जैसा हम्पी के मंडपास का आर्किटेक्चर है, तो वहां से सिमिलर है, क्योंकि ये एक ही एरिया में आ रहे हैं। तो जो बनाने वाले कारीगर हैं उन्होंने उन्हें लगभग उसी तरीके से बनाया है। अब 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज यानी कि वहां के एक ट्रैवलर आए, उनका नाम था बरबोसा। उन्होंने विजयनगर के ऑर्डिनरी जो आम लोग थे उनके घरों के बारे में लिखा है। वो सरवाइव तो नहीं करते लेकिन उनकी लिखावट तो हमें मिली है। तो वो कहते हैं कि द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर थैच्ड बट नॉनदलेस वेल बिल्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद ओपन प्लेसेस। तो जैसा उनका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से काफी उन्होंने कहा कि अरेंज हो रखे हैं, और स्ट्रीट के अलोंग, जैसे यहाँ पे रोड है और इसके साइड में घर बने हुए हैं, और काफी सारी ओपन प्लेसेस भी हमें देखने को मिलती हैं। फील्ड सर्वे भी उस वक्त हुए हैं और वो इंडिकेट करते हैं द इंटायर एरिया में काफी सारी श्राइन और छोटे छोटे मंदिर थे। सोचो ये अर्बन कोर है तब भी यहाँ पे इतने मंदिर, तो सीक्रेट प्लेस में तो कितने सारे होंगे। तो ये एक पिक्चर है, ये बेसिकली मॉस्क है जो हमें विजयनगर एम्पायर में मिली है। तो वैरायटी ऑफ अलग अलग चीजें हमें वहां पे मिलती हैं, और माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही थी। और सर्वे से हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे कुआं जो होता है, वेल्स, रेन वाटर टैंक, क्योंकि वो पानी को काफी बचा के रखते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए वहां पे वो बचा के रखते थे। और टेम्पल्स में भी हमें टैंक्स मिलते हैं जो कि पानी का एक सोर्स होगा।
ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स। तो आप देख सकते हो कि पानी को कितना ज़्यादा बचा के रखा जाता है कि यहाँ की आम जनता से लेके जिस भी किसान को अपनी खेती के लिए चाहिए या आम इंसान को भी पानी की ज़रूरत तो है ही है, तो उन सब के लिए ये वेल्स बनाए गए थे ताकि पानी कहीं पे भी वेस्ट ना हो और बचे। अब हमने ऊपर मैंने आपको अर्बन कोर दिखाया था और उस पर मैंने आपको रॉयल सेंटर भी दिखाया था, जहाँ मैंने कहा था कि क्योंकि वो अपने आप को किंग नहीं राया बोलते थे, तो राया और रॉयल फैमिली वो वहां रहती होगी। ये बेसिकली अर्बन कोर इस तरफ था और रूरल एरिया सॉरी रॉयल सेंटर कुछ इस तरफ। तो वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट था। ऑल्दो जो रॉयल सेंटर है इसमें भी 60 टेम्पल्स हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रॉयल सेंटर में कितने टेम्पल्स मिले हैं, तो मोस्टली ना आप क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है 5, 10, 7, 60, क्योंकि हम ना रॉयल सेंटर जिसने नहीं पढ़ा वो यही सोचेगा कि रॉयल सेंटर में तो 5-10 से ज्यादा क्या ही टेम्पल होंगे, 60 तो हो ही नहीं सकता। बट इसीलिए ये एमसीक्यू उलझा देता है कितनी बार। तो आपको ये याद रखना है कि रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स भी हैं। और ये क्लियरली यहाँ से पता चलता है कि टेम्पल्स को बनाने के लिए यहाँ के जो रूलिंग एलिट्स थे वो पैट्रनेज दिया करते थे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को उन श्राइन से, उन डिवाइन से, गॉड से एसोसिएट किया करते थे। क्योंकि आपको अपनी पावर दिखाने के अलग अलग वेज हैं, तो वहाँ के जो रूलिंग सेंटर में लोग थे उनको अपनी पावर दिखाने का यही वे था कि वो अपने आप को सुप्रीम डिवाइन यानी कि गॉड से कनेक्ट करके दिखाया करते थे। इसीलिए वहां पे बहुत सारे आपको टेम्पल्स मिलते हैं और ये अपनी पावर दिखाने का एक तरीका था। इसके अलावा हमें 30 ऐसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस वहां पे मिले हैं जो कि माना जाता है कि वो महल यानी कि पैलेस रहे होंगे। एक मिनट। और ये अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे, ही खुद ही मान रहे हैं कि ये पैलेस रहा होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो इतने बड़े हैं। तो माना जा रहा है कि these are relatively large structures that do not seem to have associated ritual functions। जैसे जब हम हड़प्पा की बात करते हैं, जब हमने चैप्टर 1 में की थी, तो हमने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां देखी और हमने कहा ये तो ग्रेट बात है, और हमने कह दिया कि इसका ना कुछ रिलीजियस रिलेशन पक्का रहा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये किसी रिचुअल से रिलेटेड नहीं होंगे। इन स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स के बीच में डिफरेंस ये है कि जो टेम्पल्स हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टेड इंटायरली ऑफ मैंसरी, while the superstructure of the secular buildings was made by perishable materials। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा पेरिशेबल यानी कि आप कह सकते हो एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको दिखेगा, जो ये 30 स्ट्रक्चर्स मिले हैं और जो 60 टेम्पल्स हैं। क्योंकि टेम्पल में ऐसा नहीं है ना कि तब से पूजा होती आ रही है और हम कहें कि हाँ ये टेम्पल है और ये स्ट्रक्चर है। कुछ डिफरेंस दिखता है टेम्पल में और अदर स्ट्रक्चर में, तभी वो उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नहीं तो पुराने स्ट्रक्चर्स देख के तो हमें हर ही स्ट्रक्चर टेम्पल जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें एक ऊपर टोम जैसा होता है हर चीज। तो कुछ तरीका होता है जिससे हिस्टोरियंस उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत डिस्टिंक्टिव है वो है महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसका नेम जो इस बिल्डिंग का, वो इसकी बिल्डिंग और इसके जो फंक्शंस हैं, माना जाता है कि किंग का पैलेस is the largest of the enclosure but do not have yielded definition evidence of royal residence। देखने में ये आपको पैलेस जैसा लगेगा, लेकिन इसमें रॉयल रेजिडेंस, रॉयल लोग रहते होंगे ये हम श्योर नहीं हैं। महानवमी डिब्बा जो है इसमें 2 मैसिव प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा, ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो हमें रॉयल रेजिडेंस वाले एरिया में मिलते हैं। इंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डबल वॉल है, स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। ऑडियंस हॉल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है और इसके वुडन पिलर्स थे।
एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। जैसे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इस पे वुडन पिलर्स बनाए गए थे हर कुछ डिफरेंस पे, और इसमें स्टेयर्स थी जो कि सेकेंड फ्लोर तक जा रही हैं, जो कि पिलर्स पे रेस्ट करती थी, यानी कि पिलर्स के आसपास इस तरीके से स्टेयर्स बनाई गई होंगी या इस तरीके से स्टेयर केस है जिससे वो सेकेंड फ्लोर पे जा सकते हैं। पिलर्स वो क्लोजली स्पेस्ड, तो इसीलिए ज्यादा फ्री स्पेस है नहीं क्योंकि हर जगह पे पिलर्स हैं। लेकिन हमें आज भी नहीं पता कि ये हॉल आखिर यूज क्यों किया जाता था। इतने सारे पिलर्स हैं, इतने सारे, तो क्यों यूज किया जाता होगा हमें नहीं पता। दूसरा हाई पॉइंट है वो है महानवमी डिब्बा। ये आप देख सकते हो, ये महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर है। ये बहुत मैसिव प्लेटफॉर्म है राइजिंग फ्रॉम बेस से थोड़ा 11,000 स्क्वायर फीट टू द हाइट। 40 फीट ऊंचाई पे इसकी हाइट है और ये 11,000 स्क्वायर फीट का है। ये भी सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर। बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म पे काफी सारी कार्विंग की गई है। माना जाता है कि जो महानवमी होता है, जिसे हम 9th डे मानते हैं, जो हिंदू फेस्टिवल जब दशहरा होता है, उस जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, उसमें आपने देखा होगा कि कहा जाता है नवमी है, तो वो नवमी से रिलेटेड होगा कुछ इवेंट, तो उसे वहां से कनेक्ट किया जाता है। नोन एज दुर्गा दशहरा इन नॉर्थ इंडिया, और इसको दुर्गा पूजा, मतलब ये हमारे इंडिया में ना लगभग हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर, खैर ये तो अलग लोटस टेम्पल कह रहे हैं, लोटस महल का स्ट्रक्चर है, बट इसको महानवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा होगा उस वक्त, और इस ओकेजन को विजयनगरा के जो किंग्स हैं वो अपनी प्रेस्टीज, अपनी पावर उस टाइम पे शो करते होंगे उस ओकेजन में कि वो कितने, क्योंकि किंग्स की पावर वो टेम्पल्स के थ्रू शो कर रहे हैं। तो मे बी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहा होगा, और माना जाता है कि अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी उस वक्त। ये क्या हुई, अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी और इमेजेस की वर्शिप की जाती थी। जो हॉर्सेस हैं उनको वर्शिप किया जाता था। सैक्रिफाइस ऑफ बफेलोज और अदर एनिमल्स की सैक्रिफाइस दिया जाता था, बलि वगैरह। डांसेस, रेसलिंग मैचेस और अलग अलग तरीके के वहां पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे। हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, जो घोड़सवार या फिर जो एलिफेंट्स वो चैरियट्स होते हैं वो हो गए, सोल्जर्स, और अलग अलग लोग आते थे प्रेजेंटेशन देने किंग्स के सामने, और किंग गेस्ट्स को भी इनवाइट करता था। और जो नायकाज होते थे, जो चीफ होते हैं, ये किंग है, किंग के अंडर नायकाज होते थे। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, कभी कभी नायकाज की पावर ज्यादा हो जाती थी और वो किंग को ओवरथ्रो कर देते थे, और ये बाद में 16th सेंचुरी के बाद काफी ज्यादा विजिबल हुआ। लेकिन वैसे तो चीफ अंडर है ना किंग के, और जो उनके सबॉर्डिनेट किंग होते थे वो भी आया करते थे। इस सेरेमनी में काफी सिंबॉलिक मीनिंग था, काफी इंपॉर्टेंट था, और स्पेशली जो लास्ट डे होता था उसमें किंग अपनी आर्मी और जो नायकाज के पास भी अपनी खुद की सेपरेट आर्मी है, उन सबसे वो मिलते थे। और नायकाज उनके लिए तोहफे, क्योंकि खाली हाथ तो आ नहीं सकते राजा के सामने, तो नायकाज उनके लिए तोहफे भी लाया करते थे और ट्रिब्यूट लाया करते थे। तो माना जा सकता है कि ये बहुत इलेबोरेट और बड़ा इवेंट रिचुअल रहा होगा। आज महानवमी हमारे देश में दशहरे की तरह, दुर्गा पूजा की तरह, नवरात्रि की तरह पूरी इंडिया में ये मनाया जाता है, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस उस वक्त रही होगी। तो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि द सराउंडिंग द स्पेस डज नॉट सीम टू हैव एडिक्वेट elaborate procession of armed men, women and large number of animals. इतना बड़ा एरिया नहीं है कि वहां इतने सारे लोग आ सके। इन सम ऑफ द अदर रॉयल स्ट्रक्चर्स, तो ये रॉयल स्ट्रक्चर्स किस पर्पस के लिए यूज होते होंगे एग्जैक्टली, ये आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल सी रॉयल सेंटर में बिल्डिंग मिलती है, लोटस महल। ये ब्रिटिश ट्रैवलर ने इसको नाम दिया था लोटस महल। इसका एक्चुअल नाम क्या था हमें नहीं पता उस वक्त क्या था। तो नेम काफी ज्यादा रोमांटिक है, और लोटस महल आप इसकी कार्विंग देखोगे तो बहुत बेहतरीन है।
तो सिमिलरली हिस्टोरियंस ये भी नहीं जानते कि ये महल किस पर्पस के लिए यूज होता होगा। ये आप देख सकते हो लोटस महल है। वन ऑफ द सजेशंस जो कि मैप में दिए गए मैकेंजी, जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, वो कहते थे कि काउंसिल चेंबर होगा, यानी कि किंग अपने मिनिस्टर्स और जो काउंसिलर्स होते होंगे उनसे यहाँ पे मिलते होंगे। किंग मेट हिज एडवाइजर्स। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि ये टेम्पल होगा जो सीक्रेट सेंटर में, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर लोकेटेड इन सीक्रेट सेंटर्स, लेकिन काफी सारे रॉयल सेंटर में है। तो ये किस लिए यूज होता था हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये एक सजेशन है जो किसने दिया था, मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिनका हमने ऊपर भी डिस्क्रिप्शन में बात की थी। बाकी मेनली सारे टेम्पल्स आपको सीक्रेट एरिया में मिलेंगे। ये देखिए लोटस महल के वहां पे एलिफेंट स्टेबल भी है, तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं है। और अलग अलग तरीके के आपको, ये दूसरा टेम्पल है, तो आपको सीक्रेट एरिया में आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स देखने को भी मिलेंगे। एक बहुत स्पेक्टेकुलर टेम्पल जिसकी हम बात करते हैं वो है हाजारामा टेम्पल। ये अभी ऊपर जो आप नक्काशी, इतनी बेहतरीन स्कल्पचर देख रहे थे, ये वहीं का ही है। प्रोबेबली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय किंग एंड हिज फैमिली। जो इमेजेस यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रीम में थी, जो मेन एरिया में जो इमेज थी या जो भी मूर्ति होगी, वो अब नहीं है। हाउएवर इनकी जो दीवारों पे जो ये नक्काशी है वो अभी भी हुई हुई है, और उसमें रामायण जो हुई थी उनके सीन्स दिखाए गए हैं, इनर वॉल्स पे बनाए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रामायण के सीन हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं। मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड। जब इनको सुल्तान ने अटैक किया, लूटा गया, तो काफी स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव करती हैं और कुछ बिल्डिंग्स को ठीक करवाया गया है। ट्रेडिशनल जो नायकास ने बनवाई, वो कुछ बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव करती हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर इन सब बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया। हमने एक जो इम्पोर्टेंट चीज देखी वो थी कि 60 टेम्पल्स हमें रॉयल सेंटर में मिले, और कुछ लगभग 30 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो डिफरेंट हैं टेम्पल से, वो भी हमें मिले। तो इसमें हमने लोटस महल की बात की, इसमें हमने महानवमी डिब्बा की बात की, इसमें हमने ऑडियंस हॉल की बात की, और इसमें हमने अभी हाजारामा टेम्पल की भी बात की। ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ के थे? ये सारे स्ट्रक्चर रॉयल सेंटर के थे। अब हम सीक्रेट सेंटर पे चले तो सीक्रेट सेंटर में माना जाएगा ऑब्वियसली कि वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, और किंग्स पैटर्नेज देते थे, यानी कि वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स को अलग अलग इन्वेस्ट करते थे, टेम्पल्स पे पैसे लगाते थे और टेम्पल्स बनवाया करते थे, क्योंकि वो उनकी पावर शो करने का एक जरिया होता था, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करते थे कि हम गॉड लाइक हैं, तो अपनी पावर शो करने का एक तरीका होता था। तो यही चीज सीक्रेट सेंटर में भी दिखेगी हमें। चूजिंग अ कैपिटल। अब जब हम नॉर्दर्न सेंटर के, तो सीक्रेट सेंटर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रॉयल सेंटर में या अर्बन एरिया में, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीक्रेट सेंटर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है विजयनगरा द इम्पीरियल कैपिटल, हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे अर्बन सेंटर्स और कैपिटल के लेआउट को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले अर्बन कोर को देखा और हमने यहाँ के एरिया को समझा। फिर हमने रॉयल सेंटर को देखा। रॉयल सेंटर में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे चाहे ये रॉयल सेंटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उन पे काम किया गया है। फिर सेक्रेट सेंटर आप यहाँ पे देख रहे हो, बीच में यहाँ पे ये रिवर तुंगभद्रा बह रही है। तो ये हमने डिस्कस
ओवर जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, प्लान है विजयनगर का, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था और हमने डिस्कस किया। हमने देखा था कि वाटर को कितने बेहतरीन तरीके से रिजर्व किया जाता है। वॉल्स बनाई गई हैं, ना ही सिर्फ किले के आसपास बल्कि जो खेत हैं उनके आसपास भी प्रॉपरली वॉल्स बनाई गई हैं। रॉयल सेंटर में एक सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू को लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि 60 टेम्पल्स और 30 अलग तरीके की बिल्डिंग्स मिली हैं जिनका हम एग्जैक्टली पर्पस नहीं जानते। फिर इसमें महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल, ये महानवमी डिब्बा है और एक ऑडियंस हॉल भी था जो पिलर्स के ऊपर बनाया गया है, वो हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने लोटस महल देखा था जो कि नाम ब्रिटिशर्स ने ही रखा। ऑल्दो नाम बड़ा रोमांटिक सा है लेकिन माना जाता है कि शायद ये काउंसिल होगी कि यहाँ पे किंग और उनके मिनिस्टर्स बैठ के डिस्कशन करनी और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए क्या पता ये जगह इस्तेमाल की जाती हो। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी मैप में आपको मैंने सीक्रेट सेंटर भी दिखाया था, तो अब हम उस सीक्रेट सेंटर से इस चैप्टर को आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि हम हिस्ट्री क्लास 12th एंड इसके बाद मैं हिस्ट्री की क्लास 12th के बाद फिर मैं पॉल साइंस भी शुरू करूंगी क्लास 12th की। तो शुरू करते हैं और आई थिंक यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चूजिंग अ कैपिटल, तो हमें पता है कि नॉर्दर्न एंड जो है वहां पे मैंने आपको रिवर तुंगभद्रा भी अभी ऊपर दिखाई थी प्लान में। सो अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन माना जाता है कि जो ये हिल्स थी ये शेल्टर्ड द मंकी किंगडम। आपने अगर रामायण में देखा हो तो उसमें जब राम जी वनवास पे जा रहे होते हैं तो वहां पे दो भाई होते हैं, वाली और सुग्रीव, और उनमें लड़ाई होती है और कैसे राम जी छुप के धनुष बाण चलाते हैं। तो वही वाली और सुग्रीव के किंगडम की माना जाता है कि ये हिल्स वही हिल्स हैं जिनका रामायण में मेंशन किया गया है। पंपा देवी जो यहाँ की लोकल गॉडेस है, अदर ट्रेडिशन ये मानते हैं कि जो ये लोकल मदर गॉडेस हैं इन्होंने इन्हीं हिल्स में सब कुछ छोड़ दिया था और वो मैरी करना चाहती थी वीरूपक्षा को, जो कि माना जाता है कि यहाँ के गार्डियन डेटी हैं और वीरूपक्षा एक फॉर्म ऑफ शिवा माना जाता है। तो पंपा देवी मे भी मान सकते हो कि वो जो गॉडेस पार्वती हैं जो शिव जी की वाइफ मानी जाती हैं, मे बी ये उन्हीं का ही एक फॉर्म के तरीके से उनको पूजा जाता हो। बट जो भी, तो पंपा देवी माना जाता है कि वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने हिल्स में सब कुछ छोड़ दिया था कि वो वीरूपक्षा को मैरी करना चाहती थी, जो कि यहाँ के गार्डियन डेटी हैं जो इस एरिया को गार्ड करते हैं और ये शिव जी का ही फॉर्म माना जाता है। और ये एक दिन इनकी मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कहाँ पे, वीरूपक्षा टेम्पल में। ये इन हिल्स में आपको प्री विजयनगर पीरियड, इससे पहले की चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि विजयनगर एम्पायर के बाद जब सुल्तान्स वगैरह आए तो उन्होंने इन एरिया को तोड़ दिया, मतलब यहाँ की किसी चीज को सरवाइव नहीं होने दिया। लेकिन जब विजयनगर के किंग्स आए, एम्परर, जब वो राया आए, जब अपने आप को राया बोलते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपको यहाँ की हिल्स में आपको जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो सेवरल अदर सीक्रेट ट्रेडिशंस आपको इन एरियाज में, जो ये हिली एरियाज हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे आपको टेम्पल्स दिखेंगे उनकी काफी पुरानी हिस्ट्री है, जो कि डायनेस्टीज जो साउथ में हम देखा है कि उस वक्त चोला, चेरास, पांड्यास और पल्लवास, चालुक्यास, होलसास, चोलास, ये डायनेस्टीज वहां रूल कर रही थी और वहां पे टेम्पल बिल्डिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी। रूलर्स अपने आप की पावर शो करने के लिए, अपने आप को एसोसिएट करने के लिए गॉड के साथ वो टेम्पल्स बनवाया करते थे। टेम्पल्स एक ऐसा सेंटर भी था जहां पे लर्निंग्स होती थी। रूलर्स और काफी सारे अदर जो रिच लोग होते थे
वो ग्रांट्स दिया करते थे, जमीन देते थे, अलग अलग रिसोर्सेज देते थे, ताकि क्योंकि आपको सिर्फ जमीन देनी काफी नहीं है, उसके ऊपर जो मंदिर बनेगा उसमें भी तो आगे काम होता रहेगा, तो प्रॉपरली मेंटेन रहे आगे जाके भी, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज दिए जाते थे। टेम्पल डेवलप हुए, ये रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर बन गए। तो टेम्पल ना ही सिर्फ सोशल या रिलीजियस सेंटर था, बल्कि कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आएंगे यात्रा करके, तो आसपास बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, लोग रहेंगे, लोग कुछ खाएंगे, तो ऐसे करके वो एक इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया। रूलर्स के पॉइंट से अगर देखें तो मंदिर बनवाना, जो मंदिर वक्त के साथ खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं उनको रिपेयर कराना और मंदिर को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी था कि वो पब्लिक का सपोर्ट और अपनी पावर, अपनी वेल्थ, वो अपनी हर चीज को शो करने के लिए और पब्लिक का सपोर्ट रहने के लिए कि लोग भी उनसे खुश रहेंगे, टेम्पल्स बनवाने बहुत जरूरी थे। जब हम विजयनगर की बात करते हैं, वॉज एन इंस्पायरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन्स ऑफ वीरूपक्षा। आपको वहां पे वीरूपक्षा की श्राइन और पंपा देवी जो वहां की लोकल गॉडेस है, आपको वो भी मिलेंगे। विजयनगर के जो किंग्स हैं वो अपने आप को गॉड वीरूपक्षा के बिहाफ पे ही, कि मतलब हमें गॉड वीरूपक्षा ने भेजा है और हम उनके ही बिहाफ पे हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, मतलब उनके कहने पे ही हम यहाँ रूल कर रहे हैं। जो भी रॉयल ऑर्डर, जो फरमान तो एक उर्दू वर्ड हो गया, बट जो भी वहां पे काम के ऑर्डर्स निकलते थे, उनके नीचे नाम पता है किसका लिखा जाता था? श्री वीरूपक्षा। तो देख रहे हो आप कैसे वो अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते थे। यूजुअली ये कन्नड़ स्क्रिप्ट होती थी, उसमें लिखा जाता था। रूलर्स हमेशा अपने आप को गॉड से बहुत क्लोजली लिंक करते थे और अपने आप को टाइटल देते थे, कभी कभी हिंदू सूरत्रना। दिस वॉज अ संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक टर्म ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान तो एक अरेबिक वर्ड है, तो उसको संस्कृत टर्म में हिंदू सुरत्रना कहा गया। तो ये अपने आप को हिंदू सुल्तान कह रहे थे बेसिकली, और अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर रहे थे। जब हम ट्रेडिशंस देखते हैं तो रूलर्स ऑफ विजयनगर काफी इनोवेटेड थे और उन्होंने डेवलप किया रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स। वो आपको टेम्पल्स में मिलेंगे, और किंग्स टेम्पल जाया करते थे और काफी इंपॉर्टेंट ओकेजन होता था कि आज राजा मंदिर में आया है। एंड जो इम्पोर्टेंट नायकाज होते थे, उनके मंत्री होते थे, वो भी उनको कंपनी करते थे कि ये बहुत बड़ा दिन माना जाता था कि राजा मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, अब गोपुरम्स एंड मंडपास, अगर आप टेम्पल का बना हुआ ढांचा या स्ट्रक्चर देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, तो कुछ फीचर्स आपको बहुत एविडेंटली दिखेंगे। उसमें एक स्ट्रक्चर है कि एक स्केल आपको इंपीरियल अथॉरिटी एग्जेम्प्लीफाइड बाय राया गोपुरम और रॉयल गेटवे, आपको वो चीज वीरूपक्षा टेम्पल में, या फिर आपको आई थिंक ये प्लान ऑफ वीरूपक्षा टेम्पल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये श्राइन है, टैंक है, यहाँ पे वाटर सेव किया जा रहा है। हमने ऊपर जब रिजर्वायर का देखा था तो हमने देखा था कि टेम्पल्स में भी वाटर सेव किया जाता है ताकि लोग उन्हें यूज कर सके। देखिए कितना बड़ा सा गेटवे है। तो इनको गोपुरम, रॉयल, राया गोपुरा या फिर रॉयल गेटवे ये भी होते थे। एक सेंट्रल श्रीन, जो कि यहाँ पे आपको सेंट्रल श्राइन दिख रही है, और आपको एक सिग्नल सा होता था ऊपर टेम्पल के कि आपको पता चल सके कि यहाँ पे टेम्पल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था कि दूर से भी देख के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे एक टेम्पल है। और प्रोबेबली टेम्पल्स इस तरीके से बनाए जाते थे जो राजा की पावर को भी दिखाते थे, क्योंकि राजा कितने रिसोर्सेज लगा रहा है, टेक्निक, स्किल्स। तो कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल में टावरिंग गेटवे होता था कि दूर से ही दिख जाए कि अच्छा यहाँ पे मंदिर है। कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मंडपा या पवेलियंस आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े पिलर्स हैं, खुला एरिया, कॉरिडोर है, और जो श्राइन है उसके आसपास, जो मेन सेंटर है उसके आसपास आपको पूरा खुला कॉरिडोर दिखेगा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। हम अब दो टेम्पल्स की बात करेंगे, एक वीरूपक्षा टेम्पल और एक विठला टेम्पल। वीरूपक्षा टेम्पल जो है ये काफी सेंचुरीज पहले बनाया गया था। इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं कि इसकी जो श्राइन है, जो सेंटर एरिया है, वो शायद 9th से 10th सेंचुरी के बीच का है। ये आप याद रख लीजिएगा, 9th से 10th सेंचुरी के बीच का है।
ये एनलार्ज्ड विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये शायद पहले इतना बड़ा टेम्पल नहीं था, लेकिन जब विजयनगर एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ तो धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। जैसे कि कृष्णदेव राय माना जाता है कि उन्होंने अपने एक्सेशन को, अपने जीत को, उन्होंने वहां पे एक हॉल बिल्ड करवाया उस वक्त। पिलर्स को ब्यूटीफुली कार्व किया गया, क्योंकि किंग्स अपने आप की पावर शो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से बनवाते थे। और उस वक्त कृष्णदेव राय ने ईस्टर्न गोपुरम, यानी कि जो ईस्ट की तरफ जो गेटवे था वो भी उन्होंने बनवाया। तो ये एडिशनल चीजें थी। तो मंदिर पहले शायद थोड़ा छोटा था, पर बाद में हॉल ऐड हुआ, गोपुरम ऐड हुए, तो ये टेम्पल बड़ा हो गया। जो टेम्पल में हॉल है उसके काफी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। कुछ स्पेसेस में आपको भगवान की इमेजेस मिलेंगी और स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जो हॉल वाला एरिया है वहां पे। कहीं कहीं पे मैरिजेस, जो डेटीज की मैरिज, हमने ऊपर देखा कि वीरूपक्षा और पंपा देवी की मैरिज हर साल वो एनुअली वो सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो उस तरीके के इवेंट्स भी इन हॉल्स में किए जाते हैं। तो जो सेंट्रल श्राइन है उसमें स्पेशल इमेज है, जो कि जो स्पेशल ओकेजन होता है उन पे वो यूज की जाती है। ठीक है, तो ये विरूपक्षा टेम्पल की हम बात कर रहे थे, और ये जो इमेज है ये आप देखेंगे ये है विठला टेम्पल की। ठीक है, ये दूसरा टेम्पल है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया कि विरूपक्षा टेम्पल में हॉल भी है और उन हॉल को अलग अलग पर्पसेस से यूज किया जाता है। अब विठला टेम्पल जो है ये प्रिंसिपल डेटी विठल, जो कि माना जाता है कि विष्णु के अवतार हैं, उनको वर्शिप किया जाता है महाराष्ट्र में। और ये वर्शिप डेटी कर्नाटक में भी इंट्रोडक्शन हुआ था इनका, जो रूलर्स ऑफ विजयनगरा ने किया, और काफी अलग अलग ट्रेडिशंस और अलग अलग इंपीरियल कल्चर उस वक्त क्रिएट हो गया। टेम्पल टू हैड सेवरल हॉल्स, जैसे कि हमने देखा कि हॉल्स का अलग अलग पर्पस होता था। यहाँ पे डांस, म्यूजिक के अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती थी। इसके अलावा जो डेटीज की मैरिज होती थी वो भी इवेंट ओकेजन्स यहीं पे ही परफॉर्म किए जाते थे। एंड यूनिक श्राइन डिजाइन एज अ चैरियट, तो चैरियट की तरह, जैसे अभी ऊपर अपने इमेज में देखा था कि रथ की तरह, उस तरीके से भी डिजाइन किया गया था। जो इसके, अगर हम विठला टेम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये चैरियट स्ट्रीट, बेसिकली जो वो चैरियट होते हैं, जो सारथी होते हैं, उस तरीके का इसको टेम्पल को बनाया गया। और इसका गोपुरम बहुत स्ट्रेट है, जैसे कि आप, ये तो नायकाज मदुरई किसी और टेम्पल का गेटवे है, लेकिन उनका टेम्पल गेटवे बहुत स्ट्रेट लाइन में था। स्टोन के स्लैब्स बनाए गए थे और पेवेलियन इन विच मर्चेंट सेट अप देयर शॉप, इस तरीके का ऊपर आपने यहाँ पे भी देखा था एक पवेलियन तरीके का, ये देखो यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे मर्चेंट्स अपनी शॉप्स लगाया करते थे। ये किसी और जगह का है, लेकिन विठला टेम्पल में भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हो रहे थे। तो हर टेम्पल में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि गोपुरम हो गया, सेंट्रल श्राइन हो गया, वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। जो नायकास थे वो भी अपने फोर्टिफिकेशन काफी अच्छे से करते थे, वो भी टेम्पल्स बनाया करते थे। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये एक नायका, ये राया की बात नहीं हो रही, ये उनके एक मिनिस्टर है एक तरीके से, जो उन्होंने उनको एक एरिया दिया है नायका, उन्होंने देखो कितना बेहतरीन गोपुरम बनवाया है। तो वो लोग भी बनवाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई अपनी पावर शो करने के लिए टेम्पल्स बनाता था। अब प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, जहाँ पे टेम्पल्स है वहां पे हमने देखा कि वो इकोनॉमिक सेंटर भी बन गया। तो इकोनॉमिक सेंटर कैसे बन गया, ये अब हम सब चीजें देखेंगे। इनिशियल जब सर्वे हुआ, जो मैकेंजी ने किया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, उन्होंने काफी अलग अलग इंफॉर्मेशन, जो वहां के ट्रैवलर्स आए, यात्री आए, जो वहां के लोगों ने लिखा, जो वहां के इंस्क्रिप्शंस में हमें देखी हुई चीजें मिली, उन्होंने उन सब पीसेस को जोड़ने की कोशिश की। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, द साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिजर्व कर दी, ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इन दोनों ने इसको प्रिजर्व कर दिया। 1956 में क्या हुआ, हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस पे काम होना शुरू हो गया। 1980s में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लॉन्च हुआ, जिसमें जो विजयनगर के सारे मटेरियल्स थे उन पे इंटेंसिव सर्वे हुआ, और काफी सारी टेक्निक्स के थ्रू वहां की हर चीज को रिकॉर्ड किया जाने लगा। ठीक है,
तो अब ये हमें टेक्निक पता चल रही है कि जब वो एरिया प्रिजर्व हो गया, जब मैकेंजी की बात कर रहे हैं तो हम 1800 की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं तो अब ये हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। जब मैकेंजी हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, तब हम ब्रिटिश इंडिया थे। तो विजयनगर एम्पायर अब अच्छे से प्रिजर्व होने लग गया और अलग अलग तरीके की टेक्निक से उसे रिकॉर्ड किया जाने लगा। अगले नियरली 20 इयर्स में काफी सारे स्कॉलर्स ने वहां पे विजयनगर वाले एरिया में काम करना शुरू किया और अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। आप ये मैपिंग में एरिया देख सकते हो कैसे ABCD अलग अलग एरियाज मार्क किए हुए हैं। तो ये पूरा मैपिंग है। मैपिंग बेसिकली क्या किया जाता है, ये पूरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 5 के बॉक्सेस हैं, तो ये 5 into 5 ये 25 स्क्वायर्स हैं इन टोटल। तो और इनको अल्फाबेटिकल वाइज भी एक एक बॉक्स को, जैसे ये एक बॉक्स है इस पे A, फिर ये एक बॉक्स है B, हर एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को फिर आगे फर्दर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है और फिर फर्दर ऐसे करके एक एक हिस्से को डिवाइड किया गया है और फिर उसके आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। इस तरीके से इसे सपोज ये देखो, ये एक एरिया है N वाला, ये N है, इस N को फर्दर इन्होंने NA, NB, NC, ND, तो उसी को आगे और फर्दर डिवाइड किया है। तो ये डिवीजन और फर्दर सब डिवीजन किया है। ये बहुत मुश्किल है, हमें साफ दिख रहा है कि पहले एक बॉक्स बना, उसमें 25 बॉक्स बन रहे हैं, फिर एक बॉक्स में आगे जाके और डिवीजन हो रहा है। तो ये बहुत डिटेल में और काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ से हमें रोड्स, वहाँ के कैसे बात थे, वहाँ कैसा बाजार था, हर एक इंफॉर्मेशन, टेम्पल से लेके वहाँ के लोगों के रहने की हर छोटी बड़ी बात, हमें ये मेथड मुश्किल है लेकिन इसी मेथड के थ्रू हमें ये सब पता चल पाया। जैसे वो पूरे बॉक्स में ABCD था, फिर जो N था उस N बॉक्स में इन्होंने फर्दर NA, NB ऐसे करके डिवाइड किया। तो इसमें जो NM था उस NM को भी देखो इतने आगे फर्दर भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन इसी से ही हमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली है। अब हमें एक और जो पुराने काम को याद रखने के लिए जॉन M फ्रिट्स, जॉर्ज माइकल और MS नगराजा राव, इन्होंने भी काफी सालों तक यहाँ पे काम किया और फिर उन्होंने कहा अपनी स्टडी का, उन्होंने बोला कि इन आवर स्टडी ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगरा वी हैव इमेजिन द होल, जो नीचे का जो लक्कड़ वाला हिस्सा था क्योंकि उस पर दीमक लग जाती है तो वो पूरा हिस्सा अब हट चुका है, सिर्फ जो प्लास्टर वाला एरिया है और जो बाकी का हिस्सा है वो बचा है। लेकिन हमने जो वुडन स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो चुका है, हमने अपने जो स्टोन के स्ट्रक्चर है सिर्फ वही बचे हैं और जो डिस्क्रिप्शंस ट्रैवलर्स के और अलग अलग चीजों से मिलते हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं कि स्टोन स्ट्रक्चर के साथ वहां पे वुडन स्ट्रक्चर भी रहा होगा। लेकिन क्योंकि दीमक लग जाती है, लक्कड़ का स्ट्रक्चर इतने टाइम तक नहीं सरवाइव कर सकता, तो वो अब नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीजों को इकट्ठे जोड़ के समझने की कोशिश की गई है कि वो कैसे काम करते होंगे। जो भी बिल्डिंग्स अब बची हैं, जिस तरीके से वो स्पेस्ड है, हॉल है, उन्हें किस मटेरियल से बनाया गया, किस टेक्निक से बनाया गया, ये सब भी हमें जानना बहुत जरूरी है। वी एक्सेस द डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड मिलिट्री प्रिपेयरनेस ऑफ द सिटी, वहां की मिलिट्री कैसे प्रिपेयर रहती थी, उनका डिफेंस कैसा था कि अगर कोई उन पे अटैक कर दे तो विजयनगर में कैसा होगा, वो हमें कैसे पता चलता है। उनकी घेराबंदी, उनके किला, जो फोर्टिफिकेशन उन्होंने आसपास दीवारें बनाई थी, उन सब चीजों से हमें पता चलता है। वो किस तरीके के आइडियाज फॉलो करते थे, कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या था, ये सब चीजें हमें वहां की बिल्डिंग्स और आसपास की जगहें देख के भी पता चलती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था पूरा, इससे हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं और जो सोर्सेज हैं उनमें लिटरेचर, जो वहां पे लिखी गई चीजें हमें मिली, इंस्क्रिप्शंस, जो भी पॉपुलर ट्रेडिशन है, इन सब चीजों से भी हमें बहुत कुछ हमें नहीं, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को काफी कुछ पता चला था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल फीचर्स में हम ये ज्यादा अच्छे से नहीं कह सकते कि जो ऑर्डिनरी मैन, वुमेन और लोग थे उनकी कैसी लाइफ थी। हमेशा आप चाहे हड़प्पा में चले जाओ, चाहे आप जब महाभारत की टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम लोगों को ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि ऑर्डिनरी जो मैन वुमेन होते हैं ना, वो लोग अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे होते, उनको बस अपने काम करते हैं, वो लोग नहीं लिखते अपने बारे में।
तो इसीलिए उनकी लाइफ के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता चल पाता। लेकिन जो भी रॉयल सेंटर का एरिया है या सीक्रेट सेंटर का एरिया है, उन सब से जो भी चीजें हमें समझ आ पाई हैं, उससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है कि वहां के लोग किस तरीके से रहते होंगे, क्या चीजें फॉलो करते होंगे। और हम ओवरऑल इस पूरे चैप्टर से ये देख सकते हैं कि रूलर्स जो भी थे, चाहे वो कृष्णदेव राय हों, चाहे वो कोई भी रूलर जो विजयनगर एम्पायर में आए या साउथ में आए, वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि वो उनका पावर शो करने का तरीका होता था। इसीलिए टेम्पल्स में किस तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है, किस तरीके की टेक्निक यूज हो रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। आज भी इन सोर्सेस को लेके रिसर्च चल रही है और शायद आगे जाके हमें कुछ नई बातें भी विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चल पाएंगी। तो ये था आपका पूरा कौन सा चैप्टर, चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली एक थम्स अप, यानी कि जो लाइक सेक्शन है, लाइक का जो निशान बना है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग जो भी डाउट्स पूछते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है। अब मैं चैप्टर 8 शुरू करूंगी नेक्स्ट वीडियो से, और जैसे ही ये हमारे चैप्टर 15 तक खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इसके बाद आपके पॉल साइंस के जो कंटेम्प्रेरी वाले जो 2 बुक्स हैं पॉल साइंस की, उनके वीडियोस वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगी, एंड उसके भी एमसीक्यूज वगैरह फिर वीडियो बनाऊंगी। बट अभी फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है कि मैं ये हिस्ट्री की सीरीज को खत्म करूं। सो ठीक है, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।